हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको कॉन्ट्रैक्ट समझाऊंगा। आप लोग कहीं पर बुक्स में या नोट्स में या इस बैरक से पढ़ते हो कि कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसकी परिभाषा है, वो इतनी आसान लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आप चुटकियों में इसको मेमोराइज कर सको, उसको याद कर सको। या आपके कंपटीटर, आप किसी एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, वीडियो अंत तक बने रहे। आपको हर एक चीज में समझाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके मेन मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कब जब मतलब ये इसके मेन मेन एलिमेंट जुड़कर इसको कब वैलिड बनाते हैं। तो ये सारी बातें की चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। वीडियो में बने रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इसकी जो धारा है 2 क्लोज जे, इसमें इसको डिफाइन कर रखा है, संविदा को इसमें इसके बारे में बता रखा है। अब क्या बताया है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एक ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसकी ये परिभाषा है। अब यहाँ आपको एक वर्ड सुनाई दे रहा है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, परिवर्तनीय है। ठीक है, ये चीज क्या होती है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। मतलब कि जब कोई एग्रीमेंट दो व्यक्तियों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में होता है, जब कोई संविदा या करार दो व्यक्तियों के बीच में होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ नियम होते हैं, उसमें कुछ शर्तें होती है। कहीं कहीं बार लोग उन नियमों की, उस शर्तों की पालना नहीं करते हैं, मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे। लेकिन जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो पार्टियों को कुछ अधिकार, कुछ राइट्स मिल जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करा है, उसमें मैं लिख दिया, बता दिया, नियम अपनी शर्तें अनुरूप बता दी। अब अगला बंदा उसका पालन नहीं कर रहा, तो अब मैं क्या करूं। तो मेरे पास में राइट है कि मैं लीगली तरीके से उसका पालन करवा सकूं। तो ये होता है इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो ये होता है इन्फोर्सिबल बाय लॉ, मतलब कि कानून द्वारा परिवर्तनीय। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट का सीधा सीधा सा मतलब समझते हैं कि एक ऐसा करार जब दो व्यक्तियों के बीच में, जब दो पार्टियों के बीच में होता है, तो दोनों पार्टियों के बीच में कोई लीगल टर्म्स बनते हैं जिसका पालन उन पक्षकारों करना होता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें कोर्ट जाकर उसका पालन करवाया जा सकता है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके लिए क्या चीज आवश्यक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी सुविधा तब वैलिड मानी जाती है जब वह किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के साथ, विधिपूर्ण उद्देश्य के साथ और पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट के साथ की गई हो। ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो मेन में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है। इसका जो पहला है वो है उसके पार्टियों के बीच में एक एग्रीमेंट का होना, उनके बीच करार का होना। करार के लिए तीन चीजें आवश्यक होती है कि पहला जो आवश्यक है वह पहली पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को प्रपोजल, प्रस्ताव रखा जाना। दूसरा है कि दूसरी पार्टी द्वारा उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाना। उसमें तीन सा है कि उन दोनों के बीच में कंसिडरेशन, मतलब कि प्रतिफल का होना। अभी कंसिडरेशन क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, इस पूरी चीज को अपन समझते हैं। मान लीजिए मैं हूं, मैंने दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव रखा कि मेरी कोई चीज, सामान है जो मैं इस कीमत पर बेचने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अगला बंदा उस चीज को इस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। तो मेरा प्रपोजल, उस मैंने उसको प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा, उसने एक्सेप्ट करा। देन अगर उसको वो चीज चाहिए तो वो मुझे उसके बदले पैसा देगा। ये दोनों का बीच का हुआ प्रतिफल, कंसिडरेशन। अब ये दोनों मिलके हो गया, हमने इसको लिखित में कर लिया तो ये एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं एग्रीमेंट, करार का होना। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है करार का होना। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट का विधि द्वारा परिवर्तनीय होना, तब जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। दूसरा, इसमें जो पक्षकार होते हैं उनका सक्षम होना। सक्षम होने के लिए इसमें तीन चीजें जरूरी है। पहला है जो पक्षकार है वो सवस्थित हो। दूसरा है वो वयस्क को, वयस्क का मतलब है जो कानून में जो एज दी गई है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगल टर्म्स पर साइन करने की, 18+ हो, 21+, जो भी एज दे रखी है वो एज कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उनका मानसिक रूप से स्वस्थ होना, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजों को समझते हो, देन वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड चीज की परिभाषा।
तीसरा है उसमें जो पार्टीज है उनमें फ्री कंसेंट का होना। फ्री कंसेंट मतलब स्वतंत्र सहमति का होना, दोनों पार्टियों के बीच में बिना किसी दबाव के, बिना किसी दूसरे कोई भी अनलॉफुल रीजन के दोनों ने फ्री कंसेंट उस पर दी हो, दोनों के बीच में एग्रीमेंट करार हो, देन जाके वो कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता है। अब फ्री कंसेंट तब मानी जाती है जब उसमें चार चीजें नहीं होती है। पहली चीज है परपीड़न, दूसरी है असम्यक असर, तीसरा है दुर्व्यपदेशन, चौथा है कपट। अगर ये चार चीजें फ्री कंसेंट में नहीं है तो एक वैलिड उनकी स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी, देन वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आ सकती है। अब इसका जो फोर्थ है वो है जो पक्षकार है, जो पार्टीज है उनके बीच में विधिपूर्ण प्रतिफल, लॉफुल कंसिडरेशन और विधिपूर्ण उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना। अब विधिपूर्ण प्रतिफल, विधिपूर्ण उद्देश्य कब माने जाते हैं, इनके लिए कुछ बातें हैं। ऐसे जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं हो, मतलब कि उनको विधि द्वारा हटा न दिया गया हो या उन पर पाबंदी ना हो किसी प्रकार के, ठीक है। दूसरा इसका सेकंड है कि ऐसा वो इस प्रकृति का ना हो कि अगर उसे लागू कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कानून के विधि को कुछ शक्ति या नुकसान कारक करने वाला ना हो, ठीक है। तीसरा है वो कपटपूर्ण नहीं हो, है ना, समझ रहे हो आप। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये चीजें आवश्यक है, विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए ये आवश्यक है कि वह कपटपूर्ण नहीं हो, वह किसी भी व्यक्ति की शरीर को, संपत्ति को नुकसान कारित करने वाला नहीं हो, ठीक है। तो ये चीजें है कुछ ऐसी है जो विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए आवश्यक मानी जाती है। अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो लास्ट है, फाइनल है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह लिखित में होना चाहिए और अनुप्रमाणित बाय सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर भारत में किसी भी प्रवर्त विधि के अधीन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लिखित और अनुप्रमाणित होना आवश्यक है तो ही वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। समझ रहे हो कि अगर किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 एलिमेंट अगर ये पूरी होती है देन वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अब एक एग्रीमेंट एक वैलिड है, मतलब कि अगर एक जो करार है वो विधि द्वारा परिवर्तनीय है तो ही वह कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है और एग्रीमेंट विधि द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों, कैसा भी हो सकता है, विधिपूर्ण उद्देश्य से पूर्ण भी हो सकता है और विधिपूर्ण उद्देश्य के बिना भी हो सकता है, मतलब उसमें ऐसी शर्तें भी हो सकती है जो इसका पालन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता। और कॉन्ट्रैक्ट में हर वो चीज होती है जिसका पालन विधि द्वारा करवाया जा सकता है। तो दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है, क्योंकि एक करार जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब वह करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है। अगर कोई करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता, ठीक है। इस वीडियो के बारे में हम, मतलब इस बात के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है और कब कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट का रूप लेता है। तो सारी चीजें अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये चीजें समझ में आए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।